चलो तो इसके बारे में पढ़ना चालू करें, बताना चालू करूं एरर के बारे में। एरर का मतलब होता है मिस्टेक। अब देखो, जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं, जब भी कोई चीज मेजर करते हैं, व्हेन वी मेजर एनी क्वांटिटी, किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं, किसी भी चीज को हम जब मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पेंसिल है, हमारे पास ये पेंसिल है, ठीक है। मुझे सबने बोला अरे भाई जब बोलूंगा प्रेजेंट प्रेजेंट तब लगाइएगा, अभी मत लगाओ ना, ठीक है। मुझे सबने बोला कि इसकी लेंथ मेजर करो, मुझे बोला गया कि इसकी लेंथ मेजर करो, तो मैं क्या लूंगा, एक स्केल लूंगा, और स्केल इस प्रकार से लूंगा, मान लो ये स्केल इस प्रकार से लूंगा और ऐसे मेजर करना चालू करूंगा, ऐसे मेजर करना चालू करूंगा। तो सपोज इसकी लंबाई ऐसा है, मान लो कि ये रॉड है कोई, ये मान लो कोई रॉड है, इसकी लंबाई हमको मेजर करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये रॉड है, इसकी लंबाई मुझे मेजर करनी है। तो यहां पे हम एक स्केल लगाएंगे, ये रहा हमारा स्केल जिससे कि हम मेजर करने वाले हैं। इसमें स्केल पे ये नंबर जो है वो 0 है, यहां से शुरुआत होगा। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर 1 का है, सेंटीमीटर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर 2 का है, मान लो इस सेंटीमीटर का है, ये सब सेंटीमीटर में है। स्केल जो है हमारे पास, जो ये रीडिंग है वो किस में है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में हुआ क्या, मैंने मेजर करने दिया, तो जब कोई मेजर करेगा, अगर किसी ने इस साइड से देखा, अपनी आंख लेकर के इधर से थोड़ा तिरछा होकर के, मतलब मान लो ऐसे हमको मेजर करना है, तो कई सारे लोगों का होता है ना, कई सारे लोगों का होता है ना, ऐसे करके देख लेते हैं, कई सारे लोग ऐसे करके देखते हैं, कई सारे लोग ऐसे करके देखते हैं, समझ रहे हैं क्या बातें। तो अगर हम ऐसे करके देखेंगे, तो हमको कुछ और रीडिंग दिखेगा, ऐसे करके देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, और ऐसे करके देखेंगे तो कुछ और दिखेगा। मतलब हमने 3 लोगों से मेजर कराया। किसी ने बोला इधर राइट साइड से मान लीजिए दिखा, तो राइट साइड से हमने इसको इस बाउंड्री को ये बाउंड्री मान लिए, और इस हिसाब से 1.567, इसने बोला 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और किसी ने इधर से देखा, किसी ने इधर से अपनी आंख लगा के देखा, किसी ने इस साइड से देखा, तो इसको ये इससे मिलता जुलता दिखेगा, ये दूर वाले से मिलता जुलता दिखेगा, ये बोलेगा 1.8 सेंटीमीटर, ये बोलेगा 1.8 सेंटीमीटर। और किसी ने एकदम सामने से देखा, तो ये बोलेगा 1.75 सेंटीमीटर। समझ रहे हो क्या बात है। मतलब एक ही चीज को मेजर करने से अलग अलग जो है डेटा आ जाएगा, अलग अलग डेटा आ जाएगा। बट एक्चुअली में अगर देखो तो जो रॉड है उसकी लंबाई कुछ ना कुछ फिक्स होगी, रॉड है उसकी लंबाई कुछ ना कुछ तो फिक्स होगी, कुछ ना कुछ तो होगी लेंथ। तो जैसे मान लो कि अगर
1.73 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसने जो मेजर किया तो इसने भी अलग मेजर कर लिया। कितना एरर? इसने +0.07 ज्यादा कर लिया, बराबर। इसने भी किया, इसने क्या किया? 0.03 कम कर लिया, कम कर लिया। इसने क्या किया? 0.02 ज्यादा किया। तो ये सब एरर है। इसने भी गलतियां करा, इसने भी गलतियां करा, और इसने भी गलतियां करा। तो एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है जो ट्रू वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू कहा जाएगा। ट्रू वैल्यू, सच्चा वैल्यू, ट्रू वैल्यू, सच्चा वैल्यू। और ये सब जो किया गया ये सब मेजर्ड वैल्यू है। ये सब जो किया गया ये सब क्या है? ये सब मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसे कहेंगे एरर। एरर का मतलब सिंपली हुआ इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब जो हम मेजर करेंगे और जो एक्चुअली में होता है उस दोनों के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो एरर हुआ, उसे हम मिस्टेक कहेंगे। वो एरर हुआ, उसे हम मिस्टेक कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गया आप सभी को? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम एरर कहेंगे। एरर का मतलब समझ में आया? जैसे कोई चीज़ की लंबाई मुझे मेजर करनी है या एरिया मुझे मेजर करना है, एक पर्टिकुलर उसका एरिया है, ये पहले से क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन जिसने दिया उसको पता है कि ये सच्चा वैल्यू है। और हम जब मेजर करेंगे, हमने मेजर करे कुछ और आ गया, हमने उसको बोलेंगे कि हमारा ये आंसर आया है, तो वो बोलेगा कि इतना कम आया है या फिर इतना ज़्यादा आया है। ठीक है, तो ये जो गैप है वो एरर हुआ, गैप जो है वो एरर हुआ। मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब एरर को अगर डिफाइन किया जाए, एरर को अगर डिफाइन किया जाए तो ये लिखेंगे इट इज द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between true value and measured value। तो बार बार ट्रू वैल्यू को टी भी लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू को एम भी लिखेंगे। मतलब जो एरर है इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। अब एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है, और एरर जीरो तो वैसे नहीं होता है, क्योंकि एकदम एक्यूरेट मेजर करना पॉसिबल नहीं होता कोई भी चीज़ें। इसलिए जीरो तो सिर्फ तभी हो सकता है जब पहले से पता हो कि एक्यूरेट ये डेटा है और हम उसमें मैनिपुलेट करके वही बता दें कि यही आया हमारा। ठीक है, वैसे जीरो होता नहीं है। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो गया मेजर्ड वैल्यू, अगर जो मेजर किया गया वो वैल्यू ज़्यादा हो गया तो एरर जो है मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा हो गया तो एरर नेगेटिव हो गया, और अगर मेजर्ड वैल्यू कम हो गया तो एरर पॉजिटिव हो गया। मतलब एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर नेगेटिव भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गया सभी को? एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एरर नेगेटिव भी हो सकते हैं। एरर का मतलब सिंपल क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। ये हम लोग डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को कहते हैं एरर। लिख लीजिए इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें आप लिख लो, इतनी सारी बातें आप लिख लो, इतनी सारी बातें आप लिख लें।
तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को हम कहते हैं एरर। मतलब एरर का मतलब समझ में आ गया। एरर का मतलब डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। मैंने बोला एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब एरर के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार की गलतियां हो सकता है। तो देखो गलतियां कैसे कैसे हो सकता है, गलतियां कैसे कैसे हो सकता है। देखो आप मिस्टेक कैसे कैसे हो सकता है। एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। दो प्रकार के एरर मान लो होते हैं, मोटा मोटी दो प्रकार के एरर होते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। ह्यूमन एरर इसी में आ गया, रैंडम एरर के अंदर ही ह्यूमन एरर आ गया। अब मैं समझाता हूं दोनों को। सिस्टमेटिक एरर पहले समझो। मान लो हम मार्केट गए, मान लो हम मार्केट गए, हमारी मम्मी ने या पापा ने बोले हमको कि जाओ मार्केट से आज वेजिटेबल खरीद के लाओ। मुझे ड्यूटी मिला, मुझे काम मिला, पैसे मिले और बोला गया कि जाओ मार्केट से आज वेजिटेबल खरीद के तुम लाओ घर के लिए। तो हम लोग बहुत खुशी होकर के चल दिए, चलो आज सब्जी खरीदने का मौका मिलेगा, वेजिटेबल खरीदेंगे। क्या लेंगे, तो आलू लेंगे, परवल लेंगे, गोभी लेंगे, भट्टा लेंगे और जो भी है कुछ कुछ लेंगे। ठीक है, तो हमने जिस सब्जी वाले दुकान पे गया, सब्जी वाले को बोला कि भैया ये भट्टे दे दो। बोला कितना, तो मैं बोलूँगा 600 ग्राम दे दो। ठीक है, या फिर हाँ मान लो 600 ग्राम, एग्जाम्पल ही कंसिडर कर रहे तो 600 ग्राम दे दो। उसके पास एक मेजर करने के लिए मशीन होता है। आजकल तो डिजिटल मशीन होते हैं, आप जानते होंगे, आप देखे होंगे डिजिटल मशीन। आजकल वेट डिजिटल मशीन से मेजर करते हैं। नहीं तो पहले ज़माने में एक ऐसा होता था, ऐसा टाइप का होता था, पकड़ते थे, उसके दो पल्ले होते थे, एक तरफ कुछ वजन रखते थे और एक तरफ सामान रखते थे और फिर बराबर करके दे देते थे। बराबर है, ऐसा होता था पहले के ज़माने में। लेकिन अब डिजिटल होते हैं। अब जो मशीन है, मान लो उस मशीन में कोई प्रॉब्लम है, मतलब वो सही से वेट मेजर नहीं करता है। तो मैंने उससे 600 ग्राम भटे मांगा, 600 ग्राम भटे मांगा, उसने 600 ग्राम मेजर किया, 600 ग्राम मेजर करके हमको दिया। बट एक्चुअली में उसका मशीन अगर कम मेजर करता है तो हो सकता है कि वो 550 ग्राम ही होगा भटा। मैं दूसरे जगह मेजर कराया, सही मशीन पे मेजर कराया तो 550 ग्राम निकला। तो मैं जाके उसको बोला कि भाई ये 550 ग्राम ही है, तुमने 50 ग्राम मुझे कम दे दिए, 50 ग्राम मुझे कम दे दिए। ठीक है, तो वो फिर अपनी मशीन से मेजर करेगा, उसको वापस से 600 ग्राम दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में वो 550 ग्राम है। तो इसका मतलब 50 ग्राम का एरर आ रहा है। तो 50 ग्राम का एरर किसके वजह से आ रहा है, उस आदमी की वजह से आ रहा है कि मशीन की वजह से आ रहा है? बताओ, क्या वो मशीन की वजह से आ रहा है या फिर आदमी की वजह से आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये मशीन की वजह से आ रहा है, मतलब मशीन में एरर है। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। वो आदमी सही मशीन लगा लेगा, नया मशीन लगा लेगा, या फिर उस मशीन को रिपेयर करा लेगा, तो वो एरर ठीक किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आया? ऐसे टाइप के एरर को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। मतलब जो सिस्टम में होने वाली खामियों की वजह से जो एरर मेजर होता है, सिस्टम में होने वाले खामियों की वजह से जो एरर मेजर होता है, उसको कहते हैं हम लोग सिस्टमेटिक एरर। उसको कहते हैं हम लोग सिस्टमेटिक एरर। और इसको मिनिमाइज्ड किया जा सकता है, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। कैसे? सिस्टम को सही करके, सिस्टम को सही करके, मशीन को सही करके। तो सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या हुआ? एरर occurs due to system. Error occurs due to fault in system.
इसको हम खत्म कर सकते हैं, इट कैन बी वैनिस्ड, इसको हम खत्म कर सकते हैं, इट कैन बी वैनिस्ड, इसे हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम के वजह से होने वाले एरर को हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इसे हम सिस्टम को दुरुस्त करके सही करके हम लोग इसे खत्म कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, मैंने सब्जी मेजर किया और वो हमको दिया, लेकिन जो मशीन थी वो खराब थी, इसलिए हमको कम या ज़्यादा वेट आ गया। ठीक है, कम या ज़्यादा वेट आ गया। समझ में आ गया? हाँ या ना? क्लियर। उसी तरीके से दूसरा होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है? जैसे मान लो हम लोग किसी रॉड की लंबाई मेजर कर रहे हैं, स्केल से मेजर कर रहे हैं। अब जब हम आंसर देख के लगभग बोलने वाले ही थे, हम एक आंसर पे पहुंचे ही थे कि ये इसकी लंबाई है, ये बोलने ही वाले थे कि एक तेज हवा का झोंका आया, एक तेज हवा का झोंका आया और हमारे आंख में गया धूल, और उस वक्त धुंधले आंखों से जो मैंने देखा उसके हिसाब से आंसर दिया, तो वो जो एरर हुआ वो रैंडम एरर हुआ। या फिर ये समझो कि हमने हमारे लैब के अंदर कुछ मेजर कर रहे थे, कोई चीज़ों, कोई लिक्विड को मेजर कर रहे थे या केमिकल्स को मेजर कर रहे थे, बराबर स्केल देखा जा रहा था, लेकिन उस वक्त हमारे नटखट दोस्त होते ना, फ्रेंड होते ना नटखट, जो स्कूल में होते हैं, उसने आया ऐसे धक्का और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, ऐसे धक्के मारा, तो ऐसे जैसे ही धक्के मारा तो हमारा हाथ पैर हिल गया, या फिर जिस स्केल से हम मेजर कर रहे हैं उसमें डिस्टरबेंस आई, जिसके वजह से जो एरर आया ये हुआ रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब, मान लो जिस वक्त हम मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अब उस वक्त हम आंसर दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी गई, उसके वजह से जो है जो वहाँ का मतलब जो प्रकाश था वो खत्म हो गया, रूम जो है थोड़ा डार्क टाइप का हो गया, ठीक से दिखाई नहीं दिया, फिर हमने जो आंसर बता दिए वो हो गया, उसमें जो एरर आया वो हुआ रैंडम एरर। क्या ये बात समझ में आया? तेज हवा के झोंके से, किसी नटखट दोस्त के टकराने से, और क्या चल रहा है, ठीक है, या धूल के पड़ जाने से, या किसी और वजह से, मतलब इसके सोर्स डिफाइन नहीं, क्यों, कोई भी कारण हो सकता है, उसकी वजह से जो एरर आ रहा है उस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। क्या इस एरर को खत्म किया जा सकता है? तो नहीं खत्म किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप हवा के झोंका को रोक पाओगे क्या? मान लो हवा के झोंका को रोक पा लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपका बस है क्या इलेक्ट्रिसिटी पे? चलो उस पे भी बस है, वो भी हमने ठीक कर लिए, चलो ठीक है। क्या आपका आपके दोस्त पे बस है? चलो वो भी हमने अकेले में मेजर कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आपका हाथ ही फिसल गया, या आपका जो है मतलब शरीर ही हिल गया, बॉडी हिल गई, या फिर आप जब कर रहे हो उस वक्त एक छिपकली जो है वो आपके पैंट में घुस गया, या चींटी पैंट में घुस गया, ठीक है, तब आपका हाथ पैर हिल जाएगा। समझ रहे? तो कोई इसका सोर्स जो है फिक्स नहीं है, और इस वजह से इसके बहुत सारे अनगिनत कारण हो सकते हैं, और इस सभी कारण से जो एरर जनरेट होता है उस एरर को कहते हैं रैंडम एरर। और रैंडम एरर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ही रहता है। हाँ, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐसा कमरे में जाके करूँगा जहाँ हवा नहीं आती है, इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा सप्लाई रखूँगा जो नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा मतलब वहाँ पे करूँगा कोई साउंड आउंड एनर्जी वगैरह नहीं आए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से करें कि कोई वहाँ नहीं है, ठीक है, ताकि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा भी देख ले कि कोई चींटी हमारे पेंट में नहीं घुस रहा है, ठीक है, समझ रहे हो क्या बात है? इस तरीके के सारे अरेंजमेंट करके हम करेंगे, तब भी एरर को हम मिनिमाइज कर पाएंगे, ख़त्म नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो यार हो ही जाएगा। समझ रहे हैं क्या बातें? तो उस टाइप के एरर कहते हैं। मतलब रैंडम एरर के कॉज जो है वो डिफाइन नहीं है, एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है, कुछ भी अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉज हो सकते हैं किसी भी वजह से। समझ में आ गया क्या बात है? रैंडम एरर के लिए कुछ भी कॉज डिफाइन नहीं है। मतलब रैंडम एरर जो है द एरर ड्यू टू any disturbance during measurement is called random error,
इट कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी वेनिस्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी वेनिस्ड। पूरी तरीके से इसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं भैया, हम इसको मिनिमाइज्ड कर सकते हैं बट इसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं। ये तो नसीब अपना अपना, किसी का नसीब अच्छा है, चींटी नहीं घुसा तो एरर कम हुआ, किसी का नसीब गंदा है, पूरा एकदम सांप ही घुस गया उसके पेंट में या पैर पे आ गया या बिल्ली आ गई, मतलब चूहा दौड़ गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, कमरे के अंदर वो कॉकरोच ही आ गया, ठीक है, कॉकरोच आ गया कान में ऐसे, इस तरीके की चीज़ें हो गई, या वो रेड वाली चींटी नाक पे आके काट ली। आजकल एक और होता है वो जहर वाली वो होती है, मतलब एक चींटी होती है जिसको बिरनी बोलते हैं या कुछ, जो फुला देता है पूरा, वो आके कट, उस वक्त हमने बता दिए, समझ रहे हैं क्या बात है। ऐसे टाइप के कुछ भी हो सकता है, जनरली लैब में ये सब चीज़ें होता है। तो इस सिचुएशंस में जो एरर होते हैं उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। इसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते हैं। चलो ये दोनों बातें लिख लो, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर क्लियर हो गया, रैंडम एरर क्लियर हो गया। अब एक चीज और, कभी आप लोग लैब गए हो, मतलब प्रैक्टिकल करने कुछ गए हो? आप लोगों का तो नसीब ही फूटा था 10वीं क्लास में, एकदम पूरा सब कुछ ऑनलाइन हुआ, तो लैब कहाँ से हुआ होगा? हुआ है क्या लैब? फिर भी बताओ, क्या हुआ है क्या आप लोगों का? एक आध लैब भी हुआ है क्या? क्या वो कोई रिपोर्ट तैयार करे हो कुछ लैब के अंदर, प्रैक्टिकल वगैरह करके कुछ रिपोर्ट फाइल वाइल तैयार करे हो कि नहीं करे हो? बताओ आप लोगों ने करे हो क्या? तो कोई भी एक्सपेरिमेंट को जब हमको दिया जाता परफॉर्म करने के लिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट को जब हमको दिया जाता परफॉर्म करने के लिए, एक बार गए थे सर वर्चुअल लैब करे थे, अच्छा वर्चुअल करे थे, सम्यक मलाने, यस सर, प्रसीक गार्डे, नो सर, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का थोड़ा बहुत हुआ भी एक आधा। तो आप ध्यान दो कि जब हम लैब के अंदर जाते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट है मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ, मान लो प्लेट, एक प्लेट का एरिया हमको मेजर करना है। हमको हमारे टीचर्स ने बताया कि इस प्लेट का एरिया मेजर करो, यही हमको एक्सपेरिमेंट दिया गया। तो टीचर्स बोलते हैं, जो भी टीचर होते हैं उसमें लैब के अंदर, जनरली मैम होती है, तो मैम बोलती है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को कम से कम 5 बार परफॉर्म करके, 5 बार मेजर करके डेटा लिखो, 5 बार मेजर करके फाइल लिखो, या 10 बार मेजर करके फाइल लिखो। और कोई मैडम खड़ूस होती है तो 10 क्या 15-20 बार भी बोलती है लिखो, ठीक है, लिख के लाओगे, उसके बाद भी वो कट देगा, ऐसे लिखते हैं क्या, बट यहाँ गड़बड़ किया, वो बट भाग वापस से करके आओ, ऐसे टाइप की बातें बोलते हैं, ठीक है। गुस्सा आता है उस वक्त, मन करता है कि मैडम का बाल नोच लूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, मार्क्स तो उसी से लेने हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट हमको परफॉर्म करने दिया जाता है, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 5 बार, 7 बार, 10 बार मेजर करके उस एक्सपेरिमेंट को 10 बार जो है उसकी रीडिंग लो। मतलब एक रीडिंग से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल रीडिंग लेने बोला जाता है, मल्टीपल रीडिंग लेने बोला जाता है,
तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसमें मल्टीपल रीडिंग लेते हैं, एक से ज़्यादा बार रीडिंग लेते हैं, मल्टीपल रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेते हैं। जैसे मैंने पहला रीडिंग लिया, मान लो A1, दूसरी बार रीडिंग लिया मान लो A2, तीसरे बार रीडिंग लिया मान लो A3, चौथे बार रीडिंग लिया मान लो A4, पांचवा रीडिंग लिया मैंने A5, ऐसा 5 रीडिंग लेता हूँ, ठीक है। फिर उसका एवरेज निकालते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, फिर हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज रीडिंग या फिर ए एवरेज, वो सभी को सम करते हैं और जितना बार हमने करें उससे डिवाइड करते हैं, ये हमारा एवरेज होता है। तो पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते। ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे कोई काम को आपने सुने होंगे ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, मतलब बार बार करने से परफेक्शन आता है। तो ये ठीक वही बात है कि बार बार रीडिंग लेने से रीडिंग के एक्यूरेट होने की चांसेस बढ़ जाती है, बार बार रीडिंग लेने से रीडिंग के एक्यूरेट होने की चांसेस बढ़ जाती है। मतलब ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल टाइम परफॉर्म करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग के लिए हम एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल टाइम, ज़्यादा बार परफॉर्म करते हैं। जितने ज़्यादा बार परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उतना कम एरर होगा, उतना कम एरर होगा। और एरर किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, होता है, ये बात तो मानना पड़ेगा हमको। लेकिन हम उसको कम से कम रखें, एरर हमारे उसमें रीडिंग के अंदर कम से कम हो, इसीलिए हम लोग मल्टीपल टाइम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, एक से ज़्यादा बार उसको करने की कोशिश करते हैं, एक से ज़्यादा बार करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसका जो एवरेज वैल्यू निकालें वो हमारा ज़्यादा एक्यूरेट हो, मोर एक्यूरेट हो, वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू हो, एकदम क्लोज हो ट्रू वैल्यू के, ताकि एरर हमारा कम से कम हो, मिनिमम हो। इसलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? मल्टीपल टाइम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी रीडिंग जो है वो क्या हो, ज़्यादा एक्यूरेट हो और एरर हमारा जो है कम से कम हो। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? तो ऐसा मैम या टीचर्स जो भी होते हैं वो बताते हैं कि एक से ज़्यादा रीडिंग करो। जनरली हम लोग 5 या 7 बार रीडिंग लेते हैं, या कई बार 10 बार रीडिंग लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। लेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, पर जीवन में एक ही काम थोड़ी है कि एक एक्सपेरिमेंट करना है, लाइफ बिता देना है, ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठे हैं एकदम साल निकाल दिए एक्सपेरिमेंट करने में, या ज़िंदगी निकाल दी है एक्सपेरिमेंट करने में, एक एक्सपेरिमेंट को। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट करना है, कोई एरर नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा ज़िंदगी में एक ही काम तो होता नहीं है, मतलब फट से छापो और निकलो आगे बढ़ो, ऐसा वाला काम रहता है। तो इस वजह से हम लोग 4, 5, 10 रीडिंग लेते हैं और फिर बराबर मस्त रेड ब्लू हरा कलम से जो है मैनुअल्स देख करके रिपोर्ट तैयार करते हैं, मैम से साइन करवाते हैं, थोड़े बटर वटर लगाते हैं, मार्क्स लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बराबर है ना, ऐसी बातें। क्या ये बात समझ में आया? तो किसी भी रीडिंग मेजरमेंट के अंदर एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हैं, एक से ज़्यादा बार रीडिंग लेते हैं। जितना ज़्यादा बार रीडिंग लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उतना कम एरर होगा, ठीक है। ये सब बातें लिख डालो, लिख डालो आप, ये सब बातें लिख डालो, ये सभी बातें लिख डालो मेरे भाई, ये सभी बातें लिख डाले मेरे भाई। नंदनी, सरवरी, सरविल, उत्कर्षा, अंजलि, कार्तिक, कनक। कार्तिक तो 2 है ना, दूसरा कार्तिक किधर है? कार्तिक बाबनकर किधर है? रोहित, सानिया, नहीं, साहिल बिसेन, गुरप्रीत मान, साहिल बिसेन फॉर गेटिंग एब्सोल्यूट रीडिंग। डन 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 डन। तो हम लोग मल्टीपल रीडिंग लेते हैं ताकि रीडिंग को एक्यूरेट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, एरर को मिनिमाइज करने के लिए। वी टेक या वी परफॉर्म
परफॉर्म experiment multiple time to minimized error। एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग मल्टीपल टाइम रीडिंग को परफॉर्म मतलब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। अब हमने क्या बोले, एरर का मतलब क्या मैंने बोला, एरर का मतलब मैंने बोला ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमने एरर का मतलब बोले ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कोई रीडिंग हमको परफॉर्म करना है, कोई रीडिंग हमको परफॉर्म करना है या कोई एक्सपेरिमेंट हमको परफॉर्म करना है, उसमें एरर को कैलकुलेट करना है तो हम मल्टीपल टाइम्स उसके रीडिंग लेंगे। मान लो 10 बार रीडिंग लेंगे तो 10 बार हमने मेजर्ड वैल्यू लिया, लेकिन अगर उसका ट्रू वैल्यू हमको गिवन है तो हर स्टेप में जो एरर हुआ हम उसे लिखेंगे, हर स्टेप में जो एरर हुआ उसे हम लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हर स्टेप में जो एरर होगा उसे हम लिखेंगे। लेकिन अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो, अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो, अगर कई बार ट्रू वैल्यू दिया रहता है और कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रू वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो जब ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ हो, ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ हो, तब समझो हम ट्रू वैल्यू की जगह क्या लेते हैं, उस वक्त जब ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ हो। तो अभी मैंने बोला कि एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम हम परफॉर्म करते हैं इसलिए ताकि एरर को मिनिमाइज कर सके। इसका मतलब हमारा जो रीडिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट आ सके, मतलब जितना ज़्यादा बार हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, मतलब उतना क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के। तो जो एवरेज ऑफ रीडिंग है, जो एवरेज ऑफ रीडिंग है उसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। इफ ट्रू वैल्यू नॉट गिवन, इफ ट्रू वैल्यू not given, then average of reading can be considered as true value। अगर मान लो कि ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो एवरेज जो होता है, एवरेज ऑफ रीडिंग जो है उसी को हम ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। जो एवरेज ऑफ रीडिंग है उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मेजर कर लेते हैं, ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया सभी को? उसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल के मदद से समझो, अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझो, अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझो। मान लो हमारी पहली रीडिंग A1 है, दूसरी रीडिंग A2 है, तीसरी रीडिंग A3 है, चौथी रीडिंग A4 है। मैंने 4 रीडिंग लिया, मैंने 4 रीडिंग लिया, चौथी रीडिंग A4 है, 4 रीडिंग लिया। तो इस वक्त ट्रू वैल्यू हमको नहीं पता है तो हम लोग ट्रू वैल्यू क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू हम किसको मानेंगे, ट्रू वैल्यू हम लोग मानेंगे रीडिंग का एवरेज वैल्यू को। मतलब वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाय 4, इसको बोलेंगे हम ट्रू वैल्यू। ए का एवरेज, ए का एवरेज, इसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू, इसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं एरर की, अब बात करते हैं एरर की। तो पहले रीडिंग में भी पहला रीडिंग जो ये एवरेज है और ये जो ए है ये है मेजर्ड वैल्यू, ये है क्या, मेजर्ड वैल्यू। हम सब जानते हैं एरर का मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो पहले स्टेप में जो एरर आया डेल्टा A1
ये लिखता हूँ ए एवरेज माइनस A1। दूसरे स्टेप में भी एरर आएगा, उसको मैं डेल्टा A2 कहता हूँ, ये होगा ए एवरेज माइनस A2। तीसरे स्टेप में भी एरर आएगा, इसको मैं डेल्टा A3 कहता हूँ, ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू माइनस A3। उसी तरीके से चौथे स्टेप में जो एरर है उसे डेल्टा A4 कहता हूँ, ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू माइनस A4। ये हुआ एरर, हर स्टेप में एरर, सभी स्टेप में ये एरर आया। पहले स्टेप में एरर, दूसरे स्टेप में एरर, तीसरे स्टेप में एरर, चौथे स्टेप में एरर, सभी स्टेप में एरर आया। एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस उसे हम एरर कहते हैं। पहले स्टेप में जो एरर हुआ उसको डेल्टा A1 कहा, दूसरे स्टेप में जो एरर हुआ डेल्टा A2 का, तीसरे स्टेप में जो एरर हुआ डेल्टा A3 का, चौथे स्टेप में जो एरर हुआ उसको डेल्टा A4 बोला। तो ये सब सभी स्टेप में एरर हुआ। अब मीन जो एरर है, जो एवरेज एरर है, अगर मैं एवरेज एरर की बात करूं, अगर मैं एवरेज एरर की बात करूं, जिसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, जिसको मीन एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, जिसको मैं डेल्टा ए एवरेज बोलता हूं, तो ये हो जाएगा ये सभी का सम, इसका चारों एरर का सम, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। अच्छा यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 बाय 4। ध्यान रहे इसमें जो वैल्यू नेगेटिव होगा उसको भी पॉजिटिव में ही लेना है, जो वैल्यू नेगेटिव रहा उसको भी पॉजिटिव में ही लेना है, जो वैल्यू नेगेटिव रहेगा उसको भी पॉजिटिव में ही लेना है, प्लस में ही लेना है। सभी का सम डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा एवरेज। ये हो गया डेल्टा एवरेज एरर। अब अगर परसेंटेज एरर की बात करूंगा, तो एवरेज एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100%। चलो इतनी बातें आप लिख डालो, एक एग्जाम्पल करके बताता हूं। आप इतनी बातें लिख डालो, एक एग्जाम्पल करके बताता हूं। आप इतनी बातें लिख दीजिए, फिर एक एग्जाम्पल करके बताता हूं। आप ये सभी बातें लिखो, फिर एक एग्जाम्पल करके बताता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा छप जाए। ठीक है, हो गया? चलो ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट है, मेजर लेंथ ऑफ रॉड। ये एक्सपेरिमेंट मेजर लेंथ ऑफ रॉड, जिसकी पहली रीडिंग हमने मेजर करे 5.25 सेंटीमीटर, हमने दूसरी रीडिंग मेजर करे 5.30 सेंटीमीटर, हमने तीसरी रीडिंग मेजर करे 5.35 सेंटीमीटर, हमने चौथी रीडिंग मेजर करें
5.22 सेंटीमीटर। हमने 5वीं रीडिंग मेजर करे 5.23 सेंटीमीटर। हमने ये 5 रीडिंग मेजर करे, ठीक है, 5 रीडिंग मेजर करे। तो जैसे हमने ये 5 रीडिंग मेजर करे, पहला काम क्या है, फर्स्ट काम क्या है, ट्रू वैल्यू निकालना। फर्स्ट काम क्या है, ट्रू वैल्यू मेजर करना। ट्रू वैल्यू मतलब रीडिंग का एवरेज। तो रीडिंग का एवरेज मतलब सभी का सम। 5.25 प्लस 5.30 प्लस 5.35 प्लस 5.22 प्लस 5.23 डिवाइड बाय कितना बार है, तो 5 बार है, डिवाइड बाय 5। आप समझना ध्यान से भाई, देखो 0.25 0.3 0.35 तो 30 30 90 20 20 40 3 2 5 45 35 5 5 10 5 15 5 20 5 25 26.35 बाय 5 26.35 बाय 5 26.35 बाय 5। आप समझना, इस बार फोकस करना अच्छे से, इस बार फोकस करना अच्छे से। अभी कैलकुलेट मत करना आप। तो ये हो जाएगा 5 25 1 पर 3 13 2 3 7 5.27। ये आया एवरेज वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब ट्रू वैल्यू। ये बात समझ में आ गया। तो अगर ये ट्रू वैल्यू आ गया है तो एरर पहले स्टेप में, फिर एरर की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो एरर है वो डेल्टा R1, दूसरे स्टेप में जो एरर है वो डेल्टा R2, तीसरे स्टेप में जो एरर है वो डेल्टा R3, चौथे स्टेप में जो एरर है उसे डेल्टा R4 कहता हूँ, और 5वें स्टेप में जो एरर है उसे डेल्टा R5 कहता हूँ। और ये एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। देखो, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ये सब एरर मुझे लिखना है, ये सब एरर मुझे लिखना है। आप देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, एक एक चीज को अच्छे से समझना। डेल्टा R1 तो ये इसकी रीडिंग है, और ये जो है ट्रू वैल्यू है, ये जो है वो ट्रू वैल्यू है। तो 5.27 से 5.25 कितना कम है, तो 0.02 कम है। उसी तरीके से ये कम है कि ज़्यादा, ये ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, माइनस 0.03। ये ज़्यादा है, ये जाएंगे माइनस 0.3 और 5 8 0.8। ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे कितना, ये 27 से कितना 3 2 5 कम है, तो प्लस 0.05। और ये कितना कम है, 2 2 4 कम है, 0.04। क्या आपको ये बात समझा कि नहीं समझा, ये बताओ। क्या इतनी बात समझा कि नहीं समझा, ये बताओ। 32 आएगा भाई, कैसे आएगा 32? अंकुश चौधरी 26.32 कैसे आएगा साहेब? अंकुश चौधरी आप अपना कैलकुलेशन चेक करो। 3 2 5 सब 5 है, तो 2 कैसे आएगा भाई? 2 कैसे आएगा अंकुश? 2 नहीं आएगा। इतना हो गया। ये कैसे निकाला, मतलब डेल्टा R1 अगर आप कैलकुलेट करो तो डेल्टा R1 हम क्या बोले, डेल्टा R1 हम ऐसा बोले, डेल्टा R1 हो गया 5.27 माइनस 5.25। डेल्टा R2 हम क्या लिखें, हम बोले 5.27 माइनस 5.30। डेल्टा R3 हम क्या लिखें, हम बोले 5.27 माइनस 5.35। डेल्टा R4 हम क्या लिखें, डेल्टा R4 क्या लिखें, 5.27 माइनस 5.22। डेल्टा R5 हम क्या लिखें, 5.27 माइनस 5.23।
5.23, ये है डेल्टा R1। तो ये सभी वैल्यू को मैं यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, ये सभी वैल्यू को मैंने लिख दिया। हर स्टेप में ये आया एरर, हर स्टेप में ये आया एरर, सभी स्टेप में ये आया एरर। तो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर जिसको हम लोग डेल्टा आर एवरेज बोलेंगे, वही सभी का सम 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.08 प्लस 0.05 देखो 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.08 प्लस 0.05 प्लस 0.04, कितना बार? तो 5 बार। देखो सभी को मैंने प्लस किया, जो माइनस है उसको भी मैंने प्लस किया, जो माइनस है उसको भी मैंने प्लस किया हूँ। देखो जो ये माइनस वाला है उसको भी मैंने प्लस किया हूँ। एरर का मतलब होता है एरर, एरर कभी घटता नहीं है, एरर गलतियाँ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती बढ़ती जाती है। तो ये जो माइनस है उसको भी मैंने प्लस करा हूँ, उसको भी मैंने प्लस करा हूँ, उसको भी मैंने प्लस करा हूँ, उसको भी मैंने प्लस करा हूँ भाई। ऐसा नहीं कि माइनस है तो माइनस करना है, एरर हमेशा ही ऐड होते, एरर हमेशा ऐड होते हैं, एरर हमेशा ऐड होते हैं, हमेशा हमेशा प्लस होता है। ठीक है, एरर को हमेशा क्या करना है? ऐड करना है। तो देखो 2 + 3 5, 8 × 5 13, 5 18, 4 22, 0.22/5, ये हो गया 0.0 0.22 को लिखूंगा 5 4 × 20, 5 4 × 20, 0.044। तो ये जो एवरेज एरर आया, एवरेज एरर आया वो कितना आया? 0.044, ये हुआ एवरेज एरर 0.044, ये हुआ एवरेज एरर। अब अगर परसेंटेज एरर निकालना हो, अब अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो एवरेज एरर 0.044 बाय ट्रू वैल्यू 5.27 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर, ये हो गया परसेंटेज एरर। भाई क्या ये बात समझ में आया? ये हो गया परसेंटेज एरर। अब रीडिंग लिखने का तरीका, तो फाइनली रीडिंग जो हम लिखेंगे, रीडिंग जो हम लिखेंगे तो फाइनल रीडिंग ऑफ लेंथ क्या लिखेंगे? रीडिंग ऑफ लेंथ जो हमको मेजर करना था, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ऐसा एरर का मतलब उतना ज़्यादा भी मेजर हो सकता है और उतना कम भी मेजर हो सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5.27 प्लस माइनस 0.044 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। क्या आपको पूरी तरीके से बात जम गया? क्या आपको पूरी तरीके से बात जम गया? ये बताओ, क्या आपको पूरी तरीके से बात जम गया? पूरी तरीके से बात जम गया? क्या आपको पूरी तरीके से बात जम गया? वैभव फुंडे, अभिजीत जगताप, अभिजीत जगताप है। ठीक है, चलो इसे कॉपी करो, आप इसे कॉपी करो, इसे आप कॉपी करिए, इसे आप कॉपी करिए।
इसे आप कॉपी करिए। आने वाले संडे को टेस्ट रखेंगे जिसमें यूनिट डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 के क्वेश्चंस रहेंगे। आने वाले संडे को टेस्ट रखेंगे जिसमें यूनिट डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर, इस 3 के ऊपर टेस्ट रहेगा। आने वाले संडे को टेस्ट रखेंगे जिसमें यूनिट डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 सेक्शन पे क्वेश्चंस रहेंगे। और 20 तारीख से 8-10 दिन बाद आपका ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा। 21 जून से हम ऑफलाइन क्लास चालू करेंगे आप सबकी। उसमें जिनके भी पेरेंट्स परमिशन देंगे वो ऑफलाइन आ सकते हैं, और जिनके पेरेंट्स का परमिशन नहीं रहेगा वो ऑनलाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। पर जिनके पेरेंट्स परमिशन देंगे वो ऑफलाइन आ सकते हैं। कब से? 21 जून से। जो क्लास का टाइमिंग होगा वो मॉर्निंग आवर में ही रहेगा। सारी क्लासेस एक साथ हो जाएगी, मतलब सुबह के समय में ही 8 बजे से रहेगा। 8 से समझो कि 11 बजे तक, ऐसा कुछ 8 से 11 या 7 बजे से, ऐसा जो भी रहेगा टाइम आपको बता देंगे हम। टाइमिंग मॉर्निंग का ही रहेगा। फाइनल टाइमिंग हम आपको पहले बता देंगे। 8 बजे से रह सकता है सुबह में, या 7 बजे से रह सकता है। 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, या फिर 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक, ऐसा कोई टाइमिंग हो सकता है। ऐसा कुछ टाइमिंग रहेगा, ओके। चलें, आज बस इतना ही। इसके आगे का फिर कल करेंगे।